हेलो, एम आई टॉकिंग टू प्रसाद? Yes, speaking. वी आर कॉलिंग फ्रॉम योर बैंक एंड हमने नोटिस किया कि अभी तक आपका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आप अपना केवाईसी प्रोसेस अभी कंप्लीट करना चाहते हैं तो अपने एटीएम कार्ड के ऊपर का 16 डिजिट नंबर हमें बताइए। अगर आप अपना केवाईसी प्रोसेस आज कंप्लीट नहीं करते तो आपका बैंक अकाउंट बंद हो सकता है। अच्छा, ठीक है। नासिक के रहने वाले संदीप बाबर एक दिन ऐसे ही इंस्टाग्राम चेक कर रहे थे और ऐसे में उन्हें एक एडवर्टीजमेंट दिखी। उस एड में कुछ ऐसा लिखा था कि उनकी उंगलियां स्क्रॉल करते करते उस एड पर रुक गई। एड में कुछ बहुत बढ़िया जीन्स दिखाई गई थी और प्राइस थी सिर्फ 149 रुपीज। संदीप को भी पता था कि ऐसी जीन्स बाहर 400 या 500 रुपए के ऊपर ही मिलेगी और इसीलिए उसने ऐड पर क्लिक किया, जीन्स की साइज सिलेक्ट की और एड्रेस भी डाल दिया। अब बारी आई पेमेंट की। संदीप एक समझदार बायर थे। जब भी वो किसी नई वेबसाइट से कुछ भी खरीदते थे तो वो हमेशा कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ही चुनते थे। पेमेंट पेज पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां पर ऑनलाइन पेमेंट्स के सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और कैश ऑन डिलीवरी के सामने लिखा है कि कोविड के चलते प्रिकॉशन के तौर पर कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है। कहीं ना कहीं संदीप को भी लगा कि ये रीज़न जेन्युइन लग रहा है और थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। फिर 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 5 दिन हुए, ऑर्डर आने का नामो निशान तक नहीं। फिर और 1-2 हफ्ता रुकने के बाद उन्हें पता चला कि वो एक फ्रॉड में फंस गए हैं और इस फ्रॉड का नाम है। हजारों ही नहीं बल्कि लाखों लोगों के साथ आए दिन कहीं न कहीं ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी होती है। पुलिस स्टेशन में जाएं तो वो भी बताते हैं कि इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। ऑनलाइन सेकेंड हैंड सामान बेचने वाली वेबसाइट से लाखों रुपए की ठगी को अंजाम दिया। The scam she fell victim to is known as unauthorized porting, or if the number isn't moved to another provider, it's called SIM swapping. The new age digital fraud. कभी भी कोई भी बैंक अपने कस्टमर को फोन करके डायरेक्टली न तो कार्ड के डिटेल मांगती है ना उनसे कभी पिन नंबर मांगती है। अगर ये कोई मांगता है तो इट मींस वो कोई ना कोई फ्रॉड ही है। इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर के अनुसार पिछले 1 साल में इंडिया में डिजिटल फ्रॉड 65% से बढ़े हैं। 2021 में इंडिया में 83,000 इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड हुए हैं जिसकी साइज है 1,36,000 करोड़। लैक ऑफ बेसिक इन्फॉर्मेशन के कारण ये हो रहा है। कई सारी चीज़ें जो हम लोग को सिखाई गई है, जैसे OTP आए तो किसी को बताना नहीं है, 4 डिजिट का पिन किसी को बताना ही नहीं है। बट अब नए नए तरीके इमर्ज हो रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही है। एक सिर्फ बिना आप कुछ करे सिर्फ एक लिंक पे क्लिक करके आपके ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जितनी जितनी इमर्ज होगी हम लोग को हमारा नॉलेज भी उस लेवल पे बढ़ाना पड़ेगा। आरोपियों ने इलेक्ट्रॉनिक सामान, ब्रांडेड कपड़े और अन्य महंगे प्रोडक्ट्स को कम दामों में सेल करने के लिए 60 से अधिक वेबसाइट बना रखी थी। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल यूनिट ने 25 करोड़ के फेक ई-कॉमर्स वेबसाइट स्कैम में 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 10,000 लोगों को फंसाया गया था। इन डिजिटल फ्रॉडस्टर्स ने करीब 60 फेक ई-कॉमर्स वेबसाइट्स बनाई थी। बुक माई टैब, द रिप जीन्स, डेली पोशाक, डेनिम टी एटसेट्रा, जिसके जरिए वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और क्लॉथ्स बेचते थे। वो अलग अलग सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक से अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करते थे। ज्यादा से ज्यादा लोग इनके झांसे में आए, इसके लिए इस गिरोह ने हाईटेक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए इस फर्जी वेबसाइट को सर्च लिस्ट में सबसे ऊपर रखा हुआ था। इन वेबसाइट्स पर सारी चीजें बहुत सस्ते दाम में दिखाई जाती थी। 10,000 रुपए की चीज 1,000 रुपए में, 500 रुपए की चीज 50-100 रुपए में। और फिर कोविड-19 के प्रिकॉशन का नाम लेकर ये लोग कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करते थे। जैसे ही कोई पेमेंट करता था उनका ऑर्डर तो प्लेस हो जाता था,
लेकिन उसकी डिलीवरी उन्हें कभी नहीं मिलती थी। इस तरह इन लोगों ने 10,000 लोगों को फंसाया और 25 करोड़ का ये पूरा स्कैम किया। साइबर क्राइम की पहली वेव 1980s में आई, जब लोगों को कुछ ईमेल्स करके फंसाया जाने लगा। लोगों को कुछ इस तरह के ईमेल्स आते थे। हेलो, मैं एक नाइजीरिया का प्रिंस हूँ जो नाइजीरिया के बाहर आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे और मेरे पैसों को कंट्री के बाहर लाने के लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए, जिसके लिए आपको बस मुझे एक अमाउंट पे करनी है। फिर जैसे ही मैं बाहर आ जाऊँगा, मैं अपने मिलियंस आपके साथ शेयर करूँगा। अमाउंट ज़्यादा बड़ी नहीं होती थी, इसलिए कई सारे लोग ये अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते थे। इसके कुछ ही दिन बाद उन्हें एक और ईमेल आता था जिसमें बताया जाता था कि मुझे कंट्री में बाहर आने में थोड़ी और डिफ़िकल्टीज आ रही है, इसीलिए थोड़ा और पैसा लगेगा। कई बार लोग दूसरी बार और तीसरी बार भी पेमेंट करते थे और बाद में ये ईमेल आईडीज बंद हो जाते थे। ये थी दुनिया की सबसे पहली साइबर क्राइम वेव, नाइजीरियन प्रिंस ईमेल स्कैम। So the crazy thing about this is that this scam is actually growing. In 2013, for worldwide losses to 419 scams, $12.7 billion. Wait, in 1 year? Yeah, and it was increasing by hundreds of millions of dollars every year. Like the major reason I feel is like the students, especially they are targeting the students actually. Even though the students are having a lot of knowledge about this online thing, still they fall into this trap. These students get attracted to these offers, whatever these links and the offers they provide. These will attract the students. They get trapped so easily just because of the attractive prices or the attractive offers they give, or even like you can say the need of money for the students actually. पुणे के कोथरूड के एक 45 साल के व्यक्ति के साथ एक बहुत ही नए तरीके का स्कैम हुआ। एक रात अचानक उनके मोबाइल का नेटवर्क चला गया और बैंक अकाउंट से 18,25,500 रुपीज कट गए। इस स्कैम को देखकर पुणे पुलिस के साइबर ब्रांच भी हैरान रह गए। इस पूरे स्कैम की शुरुआत 1 महीना पहले हुई थी। साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक सिम स्वैप करके ये फ्रॉड किया गया है। करीब 1 महीना पहले इस व्यक्ति को एक एसएमएस आया था जिसमें लिखा गया था कि आपको अपनी ऑनलाइन केवाईसी 24 आवर्स के अंदर करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका बैंक अकाउंट बंद किया जाएगा। उन्होंने तुरंत एसएमएस में दी गई लिंक पर क्लिक किया, जिसके बाद एक पेज खुला जहां पर उनके बैंक डिटेल्स मांगे गए। साथ ही उन्हें केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए भी कहा गया और वहीं से उन्हें नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए कहा गया। और 1 महीने बाद अचानक उनका नेटवर्क चला गया और अकाउंट से 18 लाख रुपीस गायब हुए। लेकिन उन फ्रॉडस्टर्स ने ये किया कैसे? यहाँ पर उस शख्स ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। उन्होंने ये चीज़ वेरीफाई ही नहीं की कि उस एसएमएस में उन्हें जो लिंक मिली थी वो जेन्युइन है या फिर नहीं, क्योंकि उस पर क्लिक करने के बाद जो पेज खुला था वो बिल्कुल 100% बैंक के पेज की तरह ही था, लेकिन वो एक फेक पेज था। उसका URL भी नकली था। उन्होंने बिना इन चीज़ों को देखे अपने बैंक डिटेल्स, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और नेट बैंकिंग के पासवर्ड्स सबमिट किए। अब उन फ्रॉडस्टर्स के पास उनके बैंक डिटेल्स थे, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स थे और उनके नेट बैंकिंग के डिटेल्स। उस केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की मदद से उन्होंने विक्टिम के डुप्लीकेट सिम कार्ड के लिए अप्लाई किया और बाद में विक्टिम को कॉल करके कहा कि हम इस टेलीकॉम कंपनी से बात कर रहे हैं, आपको अपना सिम कार्ड अपग्रेड करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक कंफर्मेशन देना होगा। वो तुरंत कंफर्मेशन दे देते हैं और उसके कुछ ही घंटों में डुप्लीकेट सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद उनका ओरिजिनल सिम कार्ड बंद हो जाता है और बैंक अकाउंट से 18 लाख गायब हो जाते हैं। फ्रॉड जो होता है, क्या हम उसको कोई स्टीरियोटाइप कर सकते हैं? तो फ्रॉड को स्टीरियोटाइप करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फ्रॉडस्टर रहता है बेसिकली एक चालाक आदमी रहते हैं, आदमी हो या औरत हो, एक चालाक पर्सन रहते हैं, तो हमेशा नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। ये कंटिन्यूस बदलते रहेगा। ये लोग क्या देखते हैं कि बेसिकली विक्टिम की साइकोलॉजी भी देखते हैं
तो आपको जनरली अगर रात को फोन आएगा तो कोई भी आदमी तुरंत में परेशान हो जाता है। पहले तो नींद पूरी खुली नहीं रहती है, उसमें अगर कोई बोल जाए कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाए तो डर जाता है और जल्दबाजी में कुछ कर बैठता है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि कहीं भी अनजाने नंबर से फोन आए तो आपको सावधान होना चाहिए। आप लोग चाहे तो ट्रू कॉलर आप बिठा सकते हैं, आपको इसमें आपको पता चलेगा किसका फोन है। अगर बैंक का है तो भी आप बोल सकते हैं कि मैं इस वक्त बात नहीं कर सकता, मैं आपको ऑफिसर में बात करूंगा और मैं आके बात करूंगा। बेस्ट थिंग, जब ऐसे कोई भी आपको आता है ना तो आप फिजिकली उनको मिलने की कोशिश करो, चाहे थोड़ी देर हो जाएगा। और वो कितना भी आपको बोले कि अर्जेंसी है तुरंत करो, नहीं तो 10,000 का लॉस हो जाएगा, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, आपको डरने की कोई बात नहीं। ऐसे कोई कर नहीं सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे करेगा भी नहीं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो ही करेगा, बैंक होगा या इंश्योरेंस कंपनी होगा या स्टॉक ब्रोकर होगा, उनको भी तो धंधा करना है। तो अपने विक्टिम को, अपने कस्टमर को हैरेस नहीं करेंगे। तो जैसे ही पासवर्ड, बैंक की लॉगिन, बैंक का आपका मोबाइल नंबर फ्रॉडस्टर के हाथ में आ गया, वो तुरंत आपके बैंक के अकाउंट में लॉगिन करेगा, उसमें कुछ नए बेनिफिशियरीज को ऐड करेगा और फिर ये जो आपके बैंक का पैसा है वो अलग अलग बेनिफिशियरीज में ये ट्रांसफर कर देता है। और फिर वो बेनिफिशियरीज के जिस अकाउंट जहां भारतवर्ष में होते हैं, ये फ्रॉडस्टर जाके हाथों हाथ पैसा उसको कैश के द्वारा निकाल लेते हैं। इस तरीके से ये सिम स्वैप फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है। अपने स्टॉक मार्केट और आईपीओ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए आप इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकरेज फर्म अपस्टॉक्स के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस बहुत कम है। मिस्टर रतन टाटा फंडेड इस कंपनी में। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके फ्री अकाउंट खोलने पर आपको कन्वे की तरफ से 300 रुपए के कन्वे के कूपन्स मिलेंगे, जिसे आप सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। अपना डीमैट अकाउंट खोलने के बाद 2 दिन के अंदर आपको कन्वे की तरफ से एक ईमेल आएगा और वहां पर अपना बैंक अकाउंट या यूपीआई आईडी डालकर आप आराम से इस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। अपस्टॉक्स की फ्री डीमैट अकाउंट ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, तो तुरंत लिंक चेकआउट कीजिए। क्यूआर कोड स्कैन से कभी आपके अकाउंट में पैसे आते नहीं है, हमेशा स्कैन करने वाले के अकाउंट से डेबिट होते हैं, यानी जाते हैं, निकल जाते हैं। यही जो नहीं समझा, समझो उसे लाखों का चूना लग गया। इन दिनों हर जगह डिजिटल इंडिया की बातें हो रही हैं। डेली पेमेंट्स के लिए लोग क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये स्कैम इसी से जुड़ा है। क्यूआर कोड स्कैम। नहीं सर, यूपीआई पिन नहीं डलता पैसा रिसीव होने के लिए। यार इतना तो सबको ही पता है ना। ये तो आप एक तरीके से, मुझे तो एक लग रहा है कि आप फ्रॉड कर रहे हो मेरे साथ। क्या बात कर रहे हो यार, मैं इंडियन आर्मी भाई, हम लोग जॉब करते हैं। यही तो तुम लोग इंडियन आर्मी का नाम लेके लोगों के साथ फ्रॉड करते हो। थोड़ा तो शर्म करो, इंडियन आर्मी का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? OLX और क्विकर पर अपने प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद कुछ यूजर्स के साथ कुछ ऐसा हुआ। प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद उन्हें कुछ मैसेजेस आए, जिसके बाद प्राइस पर नेगोशिएशन हुए और डील डन हुई। यहाँ तक तो सारी चीजें नॉर्मल लग रही है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो चौंका देने वाला था। तुरंत उस बायर ने उन्हें एक क्यूआर कोड भेजा और कहा कि आप ये क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, जिसके बाद ये अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी। उस पर्सन ने तुरंत उस क्यूआर कोड को स्कैन किया, जिसके ऊपर वो अमाउंट भी लिखी थी। जिसके बाद यूपीआई पिन पूछा गया। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे पिन दबा दिया और पैसे उल्टा उनके ही अकाउंट से कट हो गए। ये ऐसा एक केस नहीं है, इसके जैसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक 2 व्हीलर शोरूम में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पर एक पर्सन 2 व्हीलर देखने आया और उसने घर जाकर शोरूम ओनर को कॉल किया कि मैं ये बाइक खरीदना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे बुकिंग अमाउंट पे करनी है। जिसके बाद वो पर्सन शोरूम ओनर को एक क्यूआर कोड भेजता है और कहता है कि आप ये क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, जिसके बाद बुकिंग अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी। शोरूम ओनर बात सुन लेता है, स्कैन करता है और पिन भी डाल देता है और बाद में पैसा आने के बजाय उल्टा पैसा डिडक्ट हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया में हर दिन 229 ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड हुए हैं। जितनी तेजी से ये फ्रॉड बढ़ रहे हैं, उतना ही डिफिकल्ट हो रहा है इन फ्रॉडस्टर्स को पकड़ना। पिछले साल हुए 1,38,000 करोड़ के स्कैम्स में से 1% से भी कम की रिकवरी हुई है, यानी 99% से ज़्यादा टाइम आपका पैसा रिटर्न नहीं मिलता। इन डिजिटल फ्रॉडस्टर्स को पकड़ना इतना मुश्किल क्यों है, यह आपको इस केस से पता चलेगा।
साल 2011 से 2013 के बीच डार्क वेब पर सिल्क रोड नाम की वेबसाइट चल रही थी। ये वेबसाइट एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म थी इल्लीगल गुड्स के लिए। 2 साल के अंदर ही इस वेबसाइट के जरिए 1 लाख करोड़ के इल्लीगल गुड्स बेचे गए थे, इसलिए वो हिट लिस्ट पर थे FBI के। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी FBI उन्हें नहीं पकड़ पाई। जब FBI स्ट्रगल कर रही थी, उसी बीच इस चीज के बारे में पता चला न्यूयॉर्क के एक टैक्स इंस्पेक्टर को, जिनका नाम था गैरी अल्फर्ड। गैरी अल्फर्ड को आदत थी हर चीज को 3 बार पढ़ने की। जो भी ईमेल उन्हें आता था वो उसे 3 बार पढ़ते थे, बुक्स भी वो 3 बार पढ़ते थे। इसके पीछे उनका लॉजिक था कि अगर हम किसी चीज को 3 बार पढ़ते हैं तो वो चीज हमें अच्छे से समझ में आती है। गैरी एक हिस्ट्री का स्टूडेंट था और उनकी फेवरेट केस स्टडी थी सन ऑफ सैम। सन ऑफ सैम एक सीरियल किलर था। यूएस पुलिस ने काफी एफर्ट्स डालने के बावजूद भी सन ऑफ सैम पकड़ा नहीं जा रहा था। उसी बीच एक इंस्पेक्टर ने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। उन्होंने सोचा कि कोई भी किलर किलिंग करने के बाद पार्किंग टिकट्स नहीं खरीदेगा, और उन्होंने ऐसे लोगों की लिस्ट निकाली जिन्होंने मर्डर के दिन पार्किंग के टिकट्स नहीं लिए थे और उसकी वजह से फाइन पे किया था, और उसमें एक नाम कॉमन था, वो था सन ऑफ सैम। इसी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को उन्होंने अपनी केस पर भी लगाया। हालांकि जब उन्होंने केस पर काम करना शुरू किया तब उन्हें बिटकॉइन, डार्क वेब और इन ट्रांजैक्शंस के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं थे, लेकिन थोड़ा रिसर्च करने के बाद उन्होंने कुछ अलग सोचा। उन्होंने सिल्क रोड से रिलेटेड सबसे पुरानी पोस्ट को ढूंढना शुरू किया कि सिल्क रोड के ओनर्स ने सबसे पहले कहीं ना कहीं तो उसे प्रमोट किया ही होगा, और काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्हें वो पहली पोस्ट मिली जो कि एक बिटकॉइन फोरम पर थी। अपनी ऑथोरिटी पावर का इस्तेमाल करके उन्होंने इस बिटकॉइन फोरम ओनर से कांटेक्ट किया और उस यूज़र के डिटेल मांगे जिन्होंने सिल्क रोड के बारे में वो पोस्ट लिखा था, और फिर ऐसे सिल्क रोड के ओनर्स को अरेस्ट कर लिया गया। कई सारे डिजिटल फ्रॉड्स को पकड़ने के लिए इस तरह की आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ज़रूरी होती है, जो कि हर टाइम निकल कर नहीं आती, और इसीलिए ज़्यादातर डिजिटल फ्रॉडस्टर्स पकड़े नहीं जाते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बैंकिंग के सिस्टम से आपको डरना चाहिए या फिर ऐसा डर क्रिएट करना, नहीं। इट्स द डिजिटल इंडिया और यूपीआई हम लोगों के लिए एज ए सुपर पावर है, बट उसी का जब मिसयूज होते हुए देखते हैं तो दिल में ऐसा लगता है कि यार समथिंग इस टेक्नोलॉजी, यहाँ पे हम लोग को टेक्नोलॉजी और अच्छे से सिखाना चाहिए या सीखना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों को डरना नहीं है। दूसरी चीज़, हमको हमेशा ऑथेंटिसिटी चेक करने की कोशिश करना चाहिए। ट्रांजैक्शन हम तभी करें जब हमको ये कंफर्म हो कि इट्स अवर हार्ड अर्न मनी। हम या तो किसी का पैसा हम ले रहे हैं तब भी ये समझना चाहिए कि इट्स समवन्स हार्ड अर्न मनी, क्यों हमको कोई रिवॉर्ड देगा या कोई हमको क्यों एक फ्री में कुछ भी देगा। कस्टमर को विक्टिम वही बनाते हैं जिनके इंटेंशंस कुछ खराब है, और इनके इंटेंशंस खराब है इसके लिए तो गलत तरीके और अलग अलग तरीके ढूंढते रहते हैं। तो ये बोलना नियरली इम्पॉसिबल है कि आगे चल के कौन कैसे फ्रॉड करेगा। बस एक है वो आपके पास कांटेक्ट बनाने की या आपके कांटेक्ट पॉइंट ढूंढने की या टच पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन आपको हमेशा इसीलिए सावध रहना है। एक महाराष्ट्र में एक संत हो गए, संत रामदास, उन्होंने कहा था, मराठी में कहा था, संसारी असावे सावध। तो यू हैव टू बी ऑलवेज अलर्ट। दैट इज द प्राइस यू पे फॉर अवॉइडिंग ऑल द लॉसेस। सो प्लीज बी अवेयर, प्लीज बी केयरफुल, प्लीज बी सस्पिशियस बिकॉज इट पेज टू बी सस्पिशियस। इन बढ़ते हुए डिजिटल फ्रॉड्स को रोकने के लिए ज़रूरत है स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की। टेलीकॉम कंपनीज केवाईसी प्रोसेस फॉलो करती है, उसके बावजूद भी कई सारे फेक सिम कार्ड्स इशू होते हैं। तो ज़रूरत है केवाईसी प्रोसेस को इम्प्रूव करने की, और अगर कोई टेलीकॉम कंपनी उसे फॉलो नहीं करती है तो उस पर एक्शन लेने की। इन फ्रॉड्स का जो रूट कॉज है वो है डेटा ब्रीच, जहाँ से इन लोगों को हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल आईडीज मिलते हैं, और वहीं से ये हमें कॉन्टैक्ट करते हैं और ये फ्रॉड आगे बढ़ता है। तो ज़रूरत है उन लोगों पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जो डेटा ब्रीच में इन्वॉल्व है। जनरली लोग सोचते हैं कि ज़्यादातर लोग जो इन फ्रॉड्स में फंसते हैं वो या तो सीनियर सिटीजन होते हैं या फिर कम पढ़े लिखे, लेकिन डेटा कुछ अलग कहता है। डेटा के अनुसार इसमें सभी फंसते हैं, और इसीलिए अवेयरनेस ज़रूरी है, क्योंकि जब भी ये फ्रॉडस्टर्स आते हैं सबसे पहले ये अर्जेंसी क्रिएट करते हैं कि 24 आवर्स में ये कीजिए, अदरवाइज आपका सिम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा या फिर आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। दूसरी चीज़, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। कई बार व्हाट्सएप पर हमें फ्लिपकार्ट और अमेजन के कुछ लिंक्स आते हैं
फ्री गिफ्ट्स के लिए। और उनके लिंक्स कुछ इस तरह होते हैं, फ्लिपकार्ट freebonanza.com, और ये सारे URLs फेक हैं। इसलिए जब भी कोई वेबसाइट आपके सामने आती है उसका URL आप चेक कीजिए। नई वेबसाइट है तो गूगल पर उनकी प्रेजेंस चेक कीजिए। ये डिजिटल फ्रॉडस्टर्स हमेशा कुछ नए तरीके लेकर आते हैं। अगली बार आपके साथ जब कोई ऐसा फ्रॉड करने की कोशिश करेगा तो तरीका कुछ नया ही होगा।